फ्रेंड्स, वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे, लास्ट क्लास में। आज 21 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है 21 जिस हिसाब से देख रहे हैं हम। इन रिलेशंस ऑफ एनी अदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एन इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन। ठीक है, जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो कौन से सेक्शन के अंडर आपका अपॉइंट किया जाता है? तो सेक्शन नंबर 21। सेक्शन 21 के अंडर ये अपॉइंट किया जाता है। सेक्शन 23 के अंदर, 22 के अंदर इसके अंदर पावर्स होती हैं, 21 के अंदर अपॉइंट किया गया, 22 के अंदर इसके अंदर पावर्स होते हैं इंस्पेक्शन की, और 23 के अंदर इसका प्रोसीजर होता है, इंस्पेक्शन ऑफ का प्रोसीजर। ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर की बात करें हम तो सेक्शन पता चल गया आपको, सेक्शन 21 के अंडर आता है। ठीक है, सेक्शन 22 में क्या बताया मैंने? पावर मिलती है ड्रग इंस्पेक्टर की, पावर ऑफ डीआई। किस कौन से सेक्शन के होते हैं? 22 के अंदर। सेक्शन 23 के अंदर क्या होता है? इंस्पेक्शन के प्रोसीजर होते हैं, इंस्पेक्शन के आपके प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे हुए इसलिए मैं इनको तीनों को बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन और पूछा हुआ इसमें बार बार से पूछा जाता है कि जो डीआई होता है वो इंस्पेक्शन, जो जैसे मेडिकल स्टोर वगैरह हो गया, उसका साल में कितनी बार करता है? तो वंस इन ए ईयर, साल में एक बार उसको हर मेडिकल स्टोर का जहां भी वो है उसका इंस्पेक्शन करना होता है। ये हो गया उसका इंस्पेक्शन। अब बात करते हैं कि डीआई के बारे में हमने बता दी पावर की। इसमें इंस्पेक्शन के टाइम पे डीआई के पास क्या क्या शक्तियां होती है? जैसे कि उसने कोई सैंपल कलेक्ट करा तो वो सैंपल के 4 पार्ट्स करता है। कितने पार्ट्स में सैंपल को कलेक्ट करता है? 4 पार्ट्स में। ये तो हो गया आपका जो आपके रिटेल स्टोर होते हैं, रिटेल स्टोर से वहां से 4 पार्ट्स में करता है, और 3 पार्ट्स में आपके मैन्युफैक्चरिंग साइट से लेता है सैंपल। जो मैन्युफैक्चरिंग साइट हो गई वहां से 3, तो 3 पार्ट्स में आपके मैन्युफैक्चरिंग साइट से वो लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात है आपको याद रखनी है ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में। अगला है गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। लिपिड के अलावा मतलब गिव दी क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स एक्सेप्ट। लिपिड्स कौन सा नहीं है? तो स्टीरोइड्स आपके लिपिड्स का एग्जांपल होता है। ठीक है, लिपोप्रोटीन्स में लिपिड आ गया, फैटी एसिड्स में जो पॉलीमर्स होते हैं इनमें क्या नहीं होता? आपका लिपिड नहीं होता। तो सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट। थोड़ा सा अगर आप पढ़े हुए हैं, थोड़ी सी आपकी अच्छी सी तैयारी है, तो उसी हिसाब से बस आपको उस टाइम थोड़ा कंट्रोल करके, अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल करके, घबराना नहीं है, उस हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपका आसानी से पेपर सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 23, डैश आर द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? तो जैसे इसमें लोकल एनेस्थेटिक्स नहीं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं, एंटी स्टैमिक ड्रग, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? किससे ऑब्टेन होती हैं? आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जब हम एंटीबायोटिक की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो डेफिनेशन में भी यही पढ़ा जाता है कि दे आर ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वही आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा सिंपल सा। तो एंटीबायोटिक्स क्या है? दे आर ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बस सिंपल सा यही एंटीबायोटिक की डेफिनेशन होगी। कहाँ काम करती हैं आपकी? वही एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन होती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही खिलाफ काम में ली जाती हैं। या तो उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगी या उनको किल कर देंगी, वही आपकी एंटीबायोटिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला है फोलेट डेफिशिएंसी कैन लेड टू। फोलेट डेफिशिएंसी से क्या होता है? यानी कि आपकी फोलिक एसिड की बात कर रहा है। मैंने पिछले पेपर में जब आपको सोल्व करवाया था उसमें बताया था सब विटामिन के नाम। यहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी से क्या काम होगा? तो विटामिन B9 का क्या काम होता है? वो क्या करवाती है आपकी जो भी आरबीसी वगैरह सेल्स हैं उनमें डिवीजन करवाने का काम करती है। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? आपके आरबीसी वगैरह इनकी साइज बढ़ती हुई चली जाएगी। तो उसी को क्या बोला जाता है? मेगलोब्लास्टिक। आरबीसी की साइज का बढ़ना मेगलो साइज, कोई भी किसी की साइज बढ़ेगी उसको मेगलो बोला जाता है। कार्डियोमेगली मतलब हार्ट की साइज बढ़ गई। ठीक है, तो उसी तरह से कार्डियोब्लास्टिक एनीमिया मतलब उसकी जो आपकी आरबीसीज थी उसकी साइज बढ़ती हुई चलेगी, और साइज बढ़ने से उनमें डिवीजन नहीं हुआ और बार ज्यादा से आरबीसीज नहीं बन पाई, तो उसी को क्या बोला जाता है? आपका मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बोला जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसकी डेफिशिएंसी कौन सा होता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, ऑस्टोपोरोसिस, ये विटामिन डी के डेफिशिएंसी से होते हैं, विटामिन डी के डेफिशिएंसी से होते हैं। ठीक है, तो आपको एक एक चीज का देख लो, हर पेपर में विटामिन से एक दो क्वेश्चन पढ़ता है, तो ऐसे ही बस सिंपल से क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं एग्जाम्स में। तो आपको बस लगातार मेहनत करते लगे रहना है, मेहनत से। ठीक है, जल्द ही आपको सफलता मिल जाएगी स्टूडेंट्स। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, इधर उधर ज्यादा भागने की जरूरत। मैंने पहले ही कहा था आपको आराम से शांति से पढ़ते हुए चलना है, सफलता आपके पास अपने आप आ जाएगी। ठीक है, डैश of the heart located in the myocardium is responsible for the regulating rate and rhythm of the heart।
तो ये ऐसा हार्ट का कौन सा पार्ट है जो मायोकार्डियम में प्रेजेंट होता है, यानी कि मिडल वाली लेयर में प्रेजेंट होता है, और जो क्या करता है रिदम को और जो आपके हार्ट रेट है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो कौन हो गया आपका कंडक्शन सिस्टम। कंडक्टिंग सिस्टम में आपका एवी नोड आ गई, एसए नोड आ गई, ठीक है ना, एवी नोड आ गई, एसए नोड आ गई, पुरकिंजे फाइबर्स आ गई। ये सब क्या काम करते हैं, आपको कंडक्टिविटी का काम करते हैं, यानी कि करंट को एसए नोड से लेके कहाँ जाएगा आपके एवी नोड में, एवी नोड से उस करंट को स्प्रेड करेंगे आपके पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में, मतलब पूरे हार्ट में, ठीक है। हार्ट की बॉडी की बात कर रहा हूँ, तो हार्ट में उसको रेगुलेट करेंगे। तो वो क्या हो गया, कंडक्शन का काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको क्या बोला गया, कंडक्शन सिस्टम बोला गया स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द डैश सिचुएटेड इनसाइड द स्किल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की उस पार्ट का नाम बताइए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डैश सिचुएटेड इनटू द स्कल विच ऑर्गन लोकेटेड इन द अपर रिप्रोपेरिटोनियल रीजन्स ऑफ द एब्डोमिनल। ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे आपका ब्रेन का क्या आप क्या बता रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जैसे कंसिस्ट होता है कहाँ पे आपका स्कल के अंदर, वैसे ही आपको उस ऑर्गन के बताइए जो आपके अपर रिट्रोपेरिटोनियल रीजन जो एब्डोमिन में है उसमें जो प्रेजेंट होता है उसका नाम पूछना चाह रहा है आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका किडनी। जैसे इसने ऊपर बताया कि ब्रेन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ब्रेन यहाँ पे आता है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन में आपको विवाद हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो पूछेगा उसका नाम हो गया ब्रेन, तो इस हिसाब से आपका आंसर हो गया ब्रेन। बट इसने नीचे भी एक अलग क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बना दिए एक तरह से इसने, तो इसमें अलग बना दिया विच ऑर्गन लोकेटेड इन द अपर रिट्रोपेरिटोनियल रीजन ऑफ द एब्डोमिनल, इसके हिसाब से किडनी ये हो गया। तो ये एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसमें बोनस अंक मिलेगा। बाकी दोनों का आंसर भी दिया हुआ है इसमें, आप ऊपर वाले का सोचेंगे तो आप ब्रेन टिक करेंगे, जैसे इसमें मैंने ब्रेन किया हुआ है, ठीक है ना, मैंने इसमें ब्रेन किया हुआ है, तो आप भी इसमें ब्रेन करेंगे। बट अगर नीचे वाले का आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा किडनी। तो ये क्वेश्चन आपका बोनस अंक जाता है इसमें, क्योंकि इसमें एक में ही दो क्वेश्चन पूछ लिए, दोनों के ही आपको आंसर दिए हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों के ही आंसर दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा आपका बोनस अंक। बाकी इसका ऑप्शन सी नीचे वाले का ठीक है, ऊपर वाले का ब्रेन ठीक है आपका, ठीक है। CSSR कॉरेस्पॉन्ड्स टू, तो CSSR की फुल फॉर्म क्या पूछना चाह रहा है, तो उसमें आ गया सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम। कौन सा रूम की बात करें हम, सेंट्रल, याद कर लेना इसकी फुल फॉर्म को, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है आपका CSSR, ठीक है, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम क्या होता है आपका CSSR होता है। अगला है डैश आर प्रोवाइडेड फॉर द एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। तो कौन प्रोवाइड करता है आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एनालिसिस के लिए, तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। कौन सी होती है आपकी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। अब हम बात करते हैं सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के बारे में, इसमें अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आपकी कोलकाता में, ठीक है, ये आपकी कहाँ है, कोलकाता में। दूसरा क्वेश्चन, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का डायरेक्टर और कहाँ कहाँ पे पोस्टेड रहता है, इसका डायरेक्टर, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का डायरेक्टर, इसका डायरेक्टर आपका PCI में होता है। PCI में क्या होता है, एक्स ऑफिसो मेंबर्स होता है, PCI का एक्स ऑफिसो मेंबर हो गया। और जितने भी आपकी कमेटियां होती है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी में भी ये होता है, ठीक है। तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का काम क्या होता है, कोई भी ड्रग आएगी उसका स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, उसका एनालिसिस करना, या आपने जो भी टेस्टिंग के लिए कोई ड्रग भेजी है, यानी ड्रग इंस्पेक्टर ने कहीं से सैंपल कलेक्ट करके अगर भेजा है तो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी यानी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में भेजता है, वहां से उसके एनालिसिस की रिपोर्ट आती है, कोई नई ड्रग आती है उसकी एनालिसिस की रिपोर्ट, तो सबका काम कौन करता है आपका सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ड्रग्स के स्टैंडर्ड्स और एनालिसिस का काम सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आपकी करती है, याद रखना, कहीं से भी क्वेश्चन आए तो इस तरीके का क्वेश्चन तो आपको आंसर में सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कर देना है। अगला है द जनरल मैकेनिज्म इज दैट एन एंजाइम्स एक्ट बाई। तो जनरल मैकेनिज्म क्या है एंजाइम्स की, तो इसमें क्या आएगा आपका रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। रिड्यूसिंग क्या करता है वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, वो आपका रिड्यूसिंग करने का यानी रिड्यूस करने का काम करता है स्टूडेंट्स। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्या करता है, इसको रिड्यूस करने का काम करता है। कौन सी एनर्जी को, आपकी जो भी एक्टिवेशन एनर्जी जो भी उसमें यूज हो रही थी उसको रिड्यूस करने का काम कौन करता है, आपका एंजाइम्स करता है। नेक्स्ट द फर्स्ट स्टेप इन ड्रग डिस्कवरी इन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है ड्रग डिस्कवरी की, तो लेड आइडेंटिफिकेशन, कि आप किसके ऊपर ड्रग वो करना चाह रहे हैं डिस्कवरी,
सबसे पहली स्टेप होगी लेड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया मुझे इस ड्रग पे बनानी, फिर उसके आपको फॉर्मुलेशंस बनानी पड़ेंगी, फिर उस फॉर्मुलेशंस को आपको एनिमल के ऊपर टेस्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, CDSCO से आपको अप्रूवल लेके फिर उस ड्रग का फेज फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमंस के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है आपकी, लेड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, द वर्ड मोनोमेरिक एंजाइम इज यूज्ड इफ एंजाइम मेड बाई। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, पहले ही मैंने आपको बताया एक वीडियो में कि एंजाइम्स आपके प्रोटीन इन नेचर के होते हैं। तो प्रोटीन के अंदर क्या होता है, 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। जो मोनोमेरिक होते हैं, मोनोमेरिक का मतलब एक, मोनोमेरिक का वर्ड में दिया मोनोमेरिक, एंजाइम हो गया, एंजाइम मतलब आपको पेप्टाइड आएगा, ठीक है। क्या आएगा आपका, पेप्टाइड। बट कितने पेप्टाइड, पहले इसमें है मोनोमेरिक यानी कि एक, 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, सिंपल हो गया। जिसने थोड़ा दिमाग लगाया, देखो मैंने भी ठीक करके दिमाग लगा के करा था, 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एक्यूट हार्ट फेलियर। अचानक से हार्ट फेलियर होता है, उसमें क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। क्या बोला जाता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, या MI अटैक भी बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में MI अटैक, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन अटैक, यानी कि इसमें ब्लड सप्लाई आपका हार्ट नहीं करता, अचानक से हार्ट आपका फेल हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, MI अटैक। जो हार्ट अटैक होता है MI अटैक, वही आपका मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है। देखिए मैंने भी यही करा है, देखते जाइए स्टूडेंट्स, ये मेरा करा हुआ, सोल्व करा हुआ पेपर है। तो इसमें कुछ इजी क्वेश्चंस भी गलत हुए थे मेरे, वो हो जाते हैं आपसे, ह्यूमन एरर मान लीजिए उसको, उस टाइम पेपर का स्ट्रेस वगैरह जो भी होता है, बट क्वेश्चंस गलत होते हैं। अगला है, ओ रक्त समूह का व्यक्ति निम्न में से किस समूह का रक्त प्राप्त कर सकता है। ओ रक्त समूह का व्यक्ति किसका रक्त प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिले हैं, जैसे आपको ऑप्शन मिला है ओ को तो कर ही सकता है, बी का हम देंगे। आपको पता है ब्लड ग्रुप किससे होता है, जो उसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होता है ना, ठीक है। अगर किसी पे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ए ब्लड ग्रुप, बी है तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों प्रेजेंट है तो दोनों, ओ का मतलब कोई भी प्रेजेंट नहीं है। अगर ओ को हम देंगे, ए भी दे देंगे तो वो तो ब्लड का आपस में रिएक्शन हो जाएगा, तो ओ को सिर्फ ओ ही दे सकता है, और सबसे कम ओ नेगेटिव को तो ओ नेगेटिव ही दे सकता है, ओ पॉजिटिव को फिर भी ओ नेगेटिव दे सकता है, बट ओ नेगेटिव को सिर्फ ओनली ओ नेगेटिव ही दे सकता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर, वो दे सबको सकता है, बट यूनिवर्सल रिसीवर क्या हो गया आपका, AB पॉजिटिव, यानी कि AB जो है आपका, ये यूनिवर्सल रिसीवर होता है, ठीक है, यूनिवर्सल रिसीवर, और ये आपका डोनर हो गया, ठीक है। ये चीज याद रख लेना स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ खतरनाक नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड्स ऑफ द साइमोपोसिस टेट्रागोनोलॉगस। ये किसका नाम होता है, ये आपके ग्वार का नाम होता है, ठीक है। ग्वार में जब भी, जैसे मैंने कैसे याद कर रखा था, ग्वार का ट्रिक याद की थी मैंने, जैसे ही ग्वार के खेत में हम जाते हैं तो हमारे हाथ पैर में इतनी खुजली चलती है कि हमारे शरीर से सीटी बजना शुरू कर देती है। क्या बजना शुरू कर देती है, सीटी। तो उसी सीटी से हमने याद करा, C और T, पूरा नाम भी याद नहीं करना आपको, सिटीज। ग्वार को याद करना, ग्वार के खेत में जब भी जाएंगे, जो भी ग्रामीण एरिया से लोग हैं उनको पता है ग्वार के खेत में जाने से कितनी खुजली चलती है बॉडी में, ठीक है। जैसे कुछ लोग ग्वार की सब्जी भी खाते हैं, तो उसमें जब सब्जी बनाते टाइम भी हाथों में खुजली चलना शुरू करती है, तो वो सिटी बजना तब से ही शुरू हो जाती है। तो ग्वार से सीधा याद रखना आपका सिटी, तो C और T। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, ग्वारगम। क्या हो गया इसका, ग्वारगम। तो इसका पाउडर फॉर्म होता है, इसका एंडोस्पर्म यूज किया जाता है पाउडर फॉर्म में। इसको किस तौर पे भी यूज किया जाता है, एक बार ये क्वेश्चन भी आया, तो इसको एज ए बाइंडर के तौर पे यूज किया जाता है एक तो। दूसरा इसको किस में यूज किया जाता है, आपके जो भी डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उसमें ग्वारगम उनको इसलिए खिलाया जाता है ताकि उनका पेट हमेशा भरा भरा महसूस हो, बार बार उनको भूख ना लगे, तो उन पेशेंट्स को भी ग्वारगम का जो गम होता है वो खिलाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। फार्माकोग्नोसी किसने इंट्रोड्यूस करी थी, तो J.A. स्मिथ ने, ठीक है। ये याद रख लेना स्टूडेंट्स। इस तरह के भी, मतलब ये पेपर मेरा सोल्व कराने का मकसद है कि स्टूडेंट्स, ये सिर्फ 50 क्वेश्चन ही है। 50 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि यही 50 दोबारा आएंगे, दोबारा का कोई गारंटी नहीं है। इस 50 का मतलब ये है कि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे इसमें पूछा फार्माकोग्नोसी, अगले मान लीजिए आपके CISF के पेपर में उसने पूछ लिया फार्माकोलॉजी, मान लीजिए फार्माकोलॉजी पूछा, या उसने किसी में पूछ लिया फार्मास्यूटिक्स, किसने इंट्रोड्यूस करी। तो इस तरह से क्वेश्चंस का ये आपको आइडिया पड़ जाएगा क्वेश्चंस कहाँ से कैसे पूछा जा सकता है, तो उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए चलना है। डैश कंटेन्स द फिनांथ्रीन न्यूक्लियस।
फिनांथ्रीन न्यूक्लियस किस में मिलता है? आपके मॉर्फिन में मिलता है। जैसे मॉर्फिन के बारे में जब हम क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ाऊंगा, तो मॉर्फिन के बारे में जब मैं क्लासिफिकेशन स्टार्ट करूंगा उसमें बताऊंगा फिनांथ्रीन डेरिवेटिव्स। तो फिनांथ्रीन डेरिवेटिव में फिर आपको मॉर्फिन, कोडिन, ये सब मैं आपको ड्रग्स पढ़ाता हुआ चलूंगा। तो इसी तरह से आपको देखो ये सीधा डायरेक्ट क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ गया। इसको हम कोलॉजी मतलब कोग्नोसी का क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है, कोग्नोसी का क्वेश्चन हो गया। उसमें जब भी पढ़ाया जाता है तो आपको पढ़ाया जाता है फिनांथ्रीन डेरिवेटिव्स। तो फिनांथ्रीन डेरिवेटिव एग्जांपल मॉर्फिन बताया जाता है। तो जिसको वो पता था वो यहाँ पे ठीक कर देगा स्टूडेंट्स, ठीक है, वो आपको ठीक कर देगा। जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये मेरा गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ है? क्योंकि मुझे इसका पता ही नहीं था, मैंने डी कर दिया, ठीक है। बट इसमें क्या था, सी ऑप्शन ठीक था, ठीक है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी पूछा जाता है। मुझे आपकी तरह कोई गाइड करने वाला नहीं था, बट आपके पास एक अच्छा गाइड है, ठीक है, तो आपको उसका थोड़ा फायदा उठाना चाहिए। अगला है नेक्स्ट, इफ द आइडेंटिकल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड इट इज कॉल्ड एज। जो आइडेंटिकल ग्रुप है वो प्रेजेंट है सेम साइड में, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको कौन सा आइसोमर बोला जाता है? उसको सिस आइसोमर बोला जाता है स्टूडेंट्स। कौन सा आइसोमर बोला जाता है आपको? सिस आइसोमर उसको बोला जाता है, सिस आइसोमर, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, क्रोनिक पेप्टाइड अल्सर इज कॉज बाय द डैमेज ऑफ। जो क्रोनिक पेप्टिक अल्सर है वो किसके डैमेज से, यानी कि किसके डैमेज होने से वो आपको इंटेस्टाइन में आती है? एपिथेलियल सेल्स, एडिपोज टिश्यूज नहीं, फाइब्रस नहीं, ठीक है। तो किसके इसमें ऑप्शन में दिया आपका एपिथेलियल सेल्स, मैंने करा इसका स्क्वेमस सेल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। एक ये क्वेश्चन अभी तक शायद 2-3 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं मेरे 38 में से, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स। नेक्स्ट है, डैश इज द प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर द स्टैंडर्डाइज ऑफ द परक्लोरिक एसिड। तो परक्लोरिक एसिड का इसका आंसर हो गया आपका पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। कौन सा हो गया आपका? पोटेशियम हाइड्रोथैलेट। इसका आंसर क्या आ गया? पोटेशियम हाइड्रोथैलेट। नेक्स्ट है आपका माइक्रोबियल पैथोजेनेसिस इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डैश द अदर सेल्स। तो क्या होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? पैथोजेनिक्स को डिफाइन करने के लिए एबिलिटी क्या करती है? और दूसरे सेल्स को क्या करने का काम होता है? पैथोजेंस का इन्फेक्ट करने का काम होता है। क्या करने का? इन्फेक्ट करने का काम होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो पैथोजेंस होते हैं, माइक्रोबियल पैथोजेनेसिस मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पैथोजेंस की जो ग्रोथ है वो क्या करती है? वो आपका करती है इन्फेक्ट करती है। आपकी जो भी सेल के अंदर जाएगी उसको क्या कर देगी? इन्फेक्ट करने का काम होता है। तो इसमें आता है डैश इज यूज एज ए डिमुलसेंट। डिमुलसेंट का मतलब होता है आपकी बॉडी को क्या करने वाला काम, कि उसकी जैसे यूरिया होता है, यानी कि जैसे उसको एक तरह से क्या बताएगा, वो स्मूथ करने का काम हो गया, या उसको, ठीक है, इस तरह का जो काम होता है उसको डिमोलसेंट बोला जाता है। जैसे वैसलीन आती है अपनी बॉडी पे, लोशन जो लगाते हैं वो डिमोलसेंट के ही तौर पे काम करते हैं। तो इसमें डिमोलसेंट के तौर पे कौन काम करता है? आपका अकेसिया। कौन काम करता है? आपका अकेसिया काम करता है। नेक्स्ट है साइंटिफिक रिसर्च इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ। साइंटिफिक जो रिसर्च है उसका प्राइमरी सोर्स क्या होता है? उसका सोर्स होता है ड्रग की इंफॉर्मेशन जुटाना। क्या काम करना? उसकी ड्रग इंफॉर्मेशन जुटाने का काम होता है उसका, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च इज प्राइमरली सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन, ठीक है, यही काम होता है। कोई भी साइंटिस्ट होगा तो नई ड्रग की इंफॉर्मेशन निकालना, ये सब का किसका काम हो गया? आपकी ड्रग का इंफॉर्मेशन निकालने का काम करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका 43, डैश इज ए पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 एमिनो एसिड। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी ये बताया हुआ आपको, अभी मैंने जब एचएपी की क्लास बताई थी उस दिन भी बताया था। नोना पेप्टाइड किस में होता है? आपके ऑक्सीटोसिन में होता है। नोना पेप्टाइड देख लीजिए, क्वेश्चंस मैंने उस दिन भी बताए थे कि स्टूडेंट्स कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन के ऊपर जो मैं बता रहा हूँ वो 100% याद करना है। जितने मैंने एमसीक्यूज अभी तक आपको करवाए, जितनी थ्योरी क्लासेज मैंने करवाई हुई हैं, इनको रट लेना है स्टूडेंट्स, ठीक है, इनको रट लेना। क्वेश्चन इसके आसपास से ही आता हुआ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन कहीं बाहर से पूछा जाएगा, क्वेश्चन इसके आसपास ही चलता रहेगा, ठीक है। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना क्या करना है उसका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नोना पेप्टाइड मैंने जब ये क्लास ली थी, ऑक्सीटोसिन जब मैंने पढ़ाया था मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें भी बताया था कि ऑक्सीटोसिन में नोना पेप्टाइड होता है। यहाँ भी पूछ लिया 9 एमिनो एसिड्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी को बोला जाता है नोना पेप्टाइड। एन एंजाइम हेक्सोकाइनेज बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ। तो जो एंजाइम्स की जो 6 क्लास होती है मैंने पहले भी बताई हुई हैं, तो उनमें से जो हेक्सोकाइनेज है, जो काइनेज है, वो कौन सी क्लास में आता है? तो वो आता है आपके ट्रांसफरेज में। कौन सी में आता है? आपका ट्रांसफरेज में,
ठीक है। ऑक्सीडो रिडक्शन, ऑक्सीडो रिडक्शन लाइगेज तोड़ने वाले, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस करने वाला एंजाइम। ठीक है, तो ये जो काइनेज होते हैं जिसके पीछे भी आपको काइनेज लगे, वो कौन सा एंजाइम होता है? ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज को हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में हम किस में कन्वर्ट करते हैं? फ्रक्टोज में। है तो वही 6 मॉलिक्यूल C6H12O6, ये भी वही हो गया C6H12O6। एंजाइम कौन सा है? हेक्सोकाइनेज। एक दूसरे में ट्रांस हो गया यानी चेंज हुआ, बाकी मॉलिक्यूलर वेट सब सेम है बट चेंज करने का काम किसका होता है? आपका हेक्सोकाइनेज का। ठीक है, इसका सही बताऊं तो मैं इसमें होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ये किस में कन्वर्ट होता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जब आप ग्लाइकोलाइसिस साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू कन्वर्ट इन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाय द हेक्सोकाइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है भाई? हेक्सोकाइनेज एंजाइम। तो वही हेक्सोकाइनेज एंजाइम यहाँ पूछा है, क्या करता है? ये एक दूसरे को ट्रांसफर करने का काम करता है। ग्लूकोज से फ्रक्टोज में, मोनोसैकेराइड से मोनोसैकेराइड में ट्रांसफर किया, C6H12O6 से C6H12O6 में ही कन्वर्ट करा है इसने, तो इसीलिए इसको ट्रांसफरेज एंजाइम बोला जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डेफिशिएंसी लेड्स टू हीमोलाइटिक एनीमिया। ये क्वेश्चंस मैंने स्टूडेंट्स बहुत बार बताया है, बहुत बार। जब मैंने आपको कौन सी ड्रग पढ़ाई थी? कैंसर पढ़ाई थी शायद। कैंसर ड्रग की जब मैंने थ्योरी और वो क्लासेस डाली हुई हैं उसको देखना, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने 2-3 बार बताया है, बार बार बताया है कि हीमोलाइटिक जो एनीमिया होता है किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो किसकी से होता है? पायरुवेट काइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, ये मैंने बहुत बार बताया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज भी बताया मैंने एक। ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी से कौन सा एंजाइम होता है? तो सेम क्वेश्चंस मैंने बहुत बार बताए हुए स्टूडेंट्स। ये आपकी गलती है कि आप उन वीडियो को बार बार नहीं देख पा रहे हैं। देखिए ये आ गया, डैश इज द फादर ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, ये क्वेश्चंस जब भी आप क्लास शुरू करते हैं, जब भी आपने बी फार्मा डी फार्मा स्टार्ट की होगी, तो आपके जो केमिस्ट्री वाले सर होंगे, जो मेडिसिन केमिस्ट्री वाले सर होंगे, उन्होंने ये क्वेश्चंस चैप्टर शुरू करते ही पहले, जब उस पहले दिन जब इंट्रोडक्शन करवाएगा तो बताया होगा इसके बारे में, हिपोक्रेट्स। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बहुत एग्जाम में पूछा, बहुत एग्जाम, आज तक तो कम से कम 10-15 एग्जाम में पूछा जा चुका है फार्मासिस्ट के। क्योंकि मेडिसिन के जो फादर है उनको क्या बोला? हिपोक्रेट्स बोला। याद कर लेना स्टूडेंट्स, ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, सिम्टम्स ऑफ ट्रैकोमा। ट्रैकोमा कहाँ होता है? देखिए स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों ने देखा होगा उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, यानी कि आंखों की जो पुतलियां अंदर की तरफ से हम देखेंगे उसको क्या बोला जाता है? ट्रैकोमा। लाल हो जाती है, एकदम इचिंग होती है, उसको कंजक्टिवाइटिस भी बोला जाता है ना, वही होता है आपका ट्रैकोमा और कंजक्टिवाइटिस। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ऑनवर्ड डेविएशन ऑफ आईलेसेस ऑन द लिड मार्जिन। ये तो बहुत बढ़िया आंसर बताया इन्होंने। ठीक है, तो फर्स्ट ही आंसर हो गया इसका, यही होता है आपका ट्रैकोमा। ट्रैकोमा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस भी आपकी दी जाती है ना, टेट्रासाइक्लिन टाइप की ड्रग्स ट्रैकोमा में भी दी जाती हैं। बाकी एंटीबायोटिक्स इसमें आप आई ड्रॉप्स इसमें यूज करते हैं, एंटीबायोटिक वाली आई ड्रॉप्स इसमें ट्रैकोमा के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं को ब्रिटिश रजिस्टर, द ब्रिटिश रजिस्टर ऑफ एडवर्स रिएक्शन में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था आपका प्रतिकूल परिणाम? ब्रिटिश रजिस्टर ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कब स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था आपका 1964 में। कब स्थापित किया गया था? 1964 में। ये डेट याद कर लेना स्टूडेंट्स, इस एग्जाम में पूछी हुई एग्जिट क्वेश्चन किसी और एग्जाम में भी आ सकता है। जैसे आप CSF का देने जाएंगे तो पैरामिलिट्री सेम एग्जाम भी दे सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचरेट्स। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एग्जांपल आपका आता है थायोपेंटेन है ना, थायोपेंटोन बिकॉज द रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से शॉर्ट एक्टिंग की तरह काम करता है। हेलोथिन आपकी बेहोश करने वाली गैस होती है। इसके साथ मैंने एक वीडियो में भी बताया आपको, हेलोथिन के साथ साइड इफेक्ट आता है, ये हाइपरथर्मिया कर देती है। तो उसके लिए हाइपरथर्मिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? डेंट्रोलिन होती है। ठीक है, डेंट्रोलिन की मैकेनिज्म में मैंने बताया, डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डाईथाइल ईथर हो गया आपका, थायोपेंटेन आपका आ गया शॉर्ट एक्टिंग बिकॉज द रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये तो शॉर्ट एक्टिंग पूछ कर कई एग्जाम्स में पूछा हुआ है, एम्स वगैरह ने या किसी और भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि थायोपेंटोन किस वजह से शॉर्ट एक्टिंग होता है, तो आपको उसमें बताना है रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। यानी कि ये बार बार क्या करेगा? लीवर के अंदर जाता है। लीवर के अंदर जाने से क्या होगा? ये बार बार लीवर के अंदर जाएगा, जिससे क्या होगा? ये मेटाबोलाइज जल्दी हो जाएगी, इसलिए इसके इंजेक्शंस की फॉर्म में इसको यूज किया जाता है थायोपेंटोन को। और साइक्लोप्रोपेन को एज ए आप इसके तौर पे भी यूज करते हैं, जो आग लगाने वाले एजेंट्स होते हैं उसके प्रोपेलेंट के तौर पे भी साइक्लोप्रोपेन को यूज किया जाता है।
नेक्स्ट, डैमेज इन बोन मैरो लेड्स टू, तो बोन मैरो को डैमेज होने पर कौन सी दिक्कत आती है आपको? एप्लास्टिक एनीमिया, यानी कि आपके एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं बनेगा। बोन मैरो अगर आपकी डैमेज है तो कौन सी डिजीज होगी आपको? एप्लास्टिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब आपकी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो गया। सिकल सेल एनीमिया मतलब आपकी जो आरबीसीज थी उनकी साइज किसके रूप में हो गया? सी के आकार की हो गई। पर्नीशियस एनीमिया का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। जब मैंने B12 के बारे में बताया ना, B12 के बारे में, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 किसकी वजह से होती है? विद इंट्रेंसिक फैक्टर, इंट्रेंसिक फैक्टर। तो आपसे पर्नीशियस एनीमिया में अगर आपसे पूछता है किसकी वजह से होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है तो है किसकी वजह से? इंट्रेंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से। इंट्रेंसिक फैक्टर कहाँ से बनता है? जब मैंने आपको एचएपी पढ़ाई थी तो उसमें बताया था इंट्रेंसिक फैक्टर आपके स्टोमक से रिलीज होता है। ये इंट्रेंसिक फैक्टर HCl के साथ रिलीज होता है जब आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या इस तरह के ड्रग्स देते हैं जो HCl के सिक्रेशन को कम करते हैं, तो वो किसके सिक्रेशन को भी कम कर देंगे? आपके इंट्रेंसिक फैक्टर को सिक्रेशन को कम कर देंगे। तो जो आपकी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होगी, जैसे आप गैस की जो दवाएं खाते हैं ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, तो वो दवाएं क्या करते हैं? पर्नीशियस एनीमिया क्रिएट कर देती है, क्योंकि वो इंट्रेंसिक फैक्टर के सिक्रेशन को भी रोक देती है। इंट्रेंसिक फैक्टर ही आपके विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को करवाता है। अगर इंट्रेंसिक फैक्टर कम हुआ तो पर्नीशियस एनीमिया तो होगा ही होगा, इसके साथ ही आपका कौन सा एनीमिया हो जाएगा? मिग्लोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, यानी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने लग जाएगी उस पेशेंट में। तो हमेशा याद रखना है, जब भी इस तरह की दवाएं चलती हैं तो उनके साथ विटामिन B12 को भी दिया जाता है ताकि उस पेशेंट में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ना आए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें तैयारी करते हुए चलना, जैसे हमें ऑप्शन मिलता है। अभी हम कर रहे हैं तैयारी, एग्जाम में हम इतना नहीं सोचना, एग्जाम में हमें अपने पॉइंट टू पॉइंट चलना है, आंसर लगाया टिक आगे बढ़ो। बट अभी हमें चारों ऑप्शंस के बारे में सोचते हुए चलना, जैसे मैंने बताया चार ऑप्शंस के बारे में। हीमोग्लोबिन की कमी हुई, हीमोलाइटिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया आपकी बॉडी में सब तरीके से ARBC WBC सब खत्म हो गया, एप्लास्टिक एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आपकी RBC अस्या कारा करती है। पर्नीशियस एनीमिया इंट्रेंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो गई तो पर्नीशियस एनीमिया होता है विद विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ठीक है, इस तरीके से याद रखोगे। इसमें आपसे पूछा है एप्लास्टिक एनीमिया, किसी एग्जाम में पूछ लेगा कि पर्नीशियस एनीमिया, उसने आपको कंडीशन दी कि एक पेशेंट है, पेशेंट ने लगातार आपकी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या एंटी जो आपकी गैस्ट्रिक ड्रग्स यूज कर रहा है, तो उस पेशेंट में कौन सा एनीमिया हो सकता है? तो आप उसमें आप आंसर देंगे पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने आप को इस लेवल का तैयार करना है कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, हमारा लक्ष्य हमारे सामने है, हमें किसी को ये नहीं कहना पड़े कि मुझे पास होना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आपको इतनी मेहनत करनी है कि सफलता आपके पास आए, ना कि आपको सफलता के पीछे पीछे इधर उधर चक्कर लगाने पड़े। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। कुछ स्टूडेंट बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, मैं उनकी तैयारी देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि वो जल्द ही हमारे ASI फार्मासिस्ट या जो भी वो एग्जाम में सफल होने वाले हैं, बिल्कुल एकदम वो सिर्फ इतने ही दूर हैं कि जितने दिन एग्जाम नहीं हुआ है, जिस दिन उनका एग्जाम होगा उसी दिन वो सफल हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें ऐसी ही तैयारी करते रहना है, लगे रहना है, जुड़े रहना है। और नियमित फार्मा क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने स्टूडेंट, अपने जो भी दोस्त हैं उनको, कलीग्स को, जो भी जॉब कर रहे हैं अपने कलीग्स को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ, किसी दूसरे ओल्ड पेपर के साथ, या जो भी हम क्लासेस चला रहे हैं उसके साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।